नमस्कार मित्रों, मैं राहुल लाल और आज हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के एक बेहद ही संवेदनशील मामले अनुच्छेद 370। जी हाँ, अनुच्छेद 370 को लेकर आज सुबह सुबह सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई करते ही केंद्र सरकार को मित्रों एक बड़ा झटका लग चुका है। इसलिए अगले कुछ मिनटों में हम लोग पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे कि 370 की सुनवाई एक तरह से चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय संविधान पीठ कर रही है। सुनवाई होते ही क्या झटका लग गया केंद्र सरकार को, और साथ ही साथ हम लोग मित्रों ये भी समझेंगे इसमें पूरे विस्तार से कि इस पूरे प्रक्रिया की राजनीति क्या रही और सुप्रीम कोर्ट इसमें करना क्या चाह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट 2 अगस्त से रेगुलर इस मामले की सुनवाई प्रारंभ करेगी, यानी सुबह 10:30 बजते ही 2 अगस्त से इसकी रेगुलर सुनवाई हो जाएगी। और ये सुनवाई जो है कि सोमवार को नहीं होगी, शुक्रवार को नहीं होगी, यानी सुनवाई होगी मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। इन 3 दिनों में इसकी रेगुलर सुनवाई चलेगी। मित्रों, आज 11 जुलाई को यह पहले से लिस्टेड था और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हम लोग जैसा जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 को भारतीय संविधान में संशोधन करके अनुच्छेद 370 को जो है कि वहाँ से हटाया गया था। ये पूरी एक प्रक्रिया चली थी और उसको लेके 20 से ज़्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी और सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने 3 साल बाद इसकी सुनवाई की है। इसकी तो तमाम आखिर 3 साल का ये विलंब क्यों हो गया, क्या होने वाला है और केंद्र सरकार को आखिर वो क्या बड़ा झटका लगा, समझते हैं बारीकियों के साथ। जस्टिस चंद्रचूड़ अपने न्यायप्रियता के लिए जाने जाते हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ जाने जाते हैं इस भारतीय संविधान को कि इसको किस तरह से इसको संरक्षित करना है, क्योंकि भारतीय संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को मित्रों यह जिम्मेदारी दी है कि वो इस देश का संचालन संवैधानिक मूल्यों के अनुसार हो। इसको अच्छे से इसका मूल्यांकन माननीय सुप्रीम कोर्ट करे। और यह कहते हुए हम लोगों को काफ़ी गर्व होता है, जैसा आप सभी जानते हैं, कि जस्टिस चंद्रचूड़ अब तक इस जिम्मेवारी को काफ़ी गंभीरतापूर्वक इसका निर्वहन कर रहा है। लेकिन आप लोगों के मन में सवाल होगा कि जस्टिस चंद्रचूड़ अगर इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं, 11 जुलाई को उन्होंने मोटे तौर पे कुछ निर्देश दिए हैं, 27 जुलाई तक इसके सभी पक्षकारों को अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है। ऐसी स्थिति में आपके मन में सवाल उठा होगा केंद्र सरकार को क्या झटका लग गया। जी हाँ मित्रों, केंद्र सरकार ने कल सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था, जो सुप्रीम कोर्ट में तो मित्रों चर्चा का विषय नहीं बन पाया। वो हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में आते ही वो हलफनामा जो है कि वो टाइम फिक्स की स्थिति में आ गई। लेकिन गोदी मीडिया ने बड़े विस्तार से लंबे चौड़े व्याख्यान किए थे उस हलफनामे को लेके। उस हलफनामा में यह बताया गया था मित्रों कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में कैसे क्रांतिकारी स्थितियां आ गई। उसमें यह बताया गया था कि कैसे वहां पर आतंकवाद का खात्मा हुआ है, जम्मू कश्मीर विकास के ऊंचाइयों के ऊपर किस तरह से अग्रसर होता जा रहा है। इन तमाम पॉइंट को समझाया गया था और इसको लेके गोदी मीडिया बड़े विस्तार से कवर कर रहा था कि जम्मू कश्मीर में क्या क्या क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। इसलिए दुष्यंत दवे ने यह सवाल उठाया कोर्ट में कि मीडिया में तो काफ़ी ज़्यादा जो है कि हलफनामा की चर्चा है, उसकी प्रति हमें नहीं मिली है। तो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम मीडिया को तो नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन उस हलफनामे का इस सुनवाई से कोई मतलब नहीं है। यानी जस्टिस चंद्रचूड़ ने केंद्र सरकार के कल के हलफनामे को पहली नज़र में ही मित्रों खारिज कर दिया। यानी उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि जो संविधान पीठ है वह धारा 370 के केवल संवैधानिक पहलुओं पे उसका ध्यान रहेगा। और मित्रों ये बहुत ही स्वाभाविक मामला है। संविधान पीठ का गठन कब होता है, किन परिस्थितियों में होता है। संविधान पीठ का गठन, ये जो भारतीय संविधान है इसके गहन संविधान पीठ का गठन, ये जो भारतीय संविधान है इसके गहन तत्वों के विश्लेषण के लिए होता है। कई बार इसके लोग अलग अलग विश्लेषण करते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट हमें एक सही जगह पे इसमें मार्गदर्शन की स्थिति में हमें ले जाता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेवारी होती है। तो 370 अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का हिस्सा था और उसको संशोधित करके हटाया गया। तो ऐसे स्थिति में 370 का हटाया जाना कितना संवैधानिक है उसके ऊपर पूरी बहस होगी। मित्रों, जो 5 सदस्यीय संविधान पीठ बनाया गया है, पहले थोड़ा सा उनके नामों को जान लें। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ उस 5 सदस्यीय संविधान पीठ की अगुवाई करेंगे। उसके अलावा उसमें जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव, जस्टिस BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत, ये सभी लोग भी हैं इसमें।
और जो एक रोचक चीज़ मित्रों मैं ये भी बताने जा रहा था कि इस संविधान पीठ की जो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट में 370 को लेके जो ये सुनवाई हुई है, ये 3 वर्षों के बाद हुई है मित्रों। यानी इसके पहले इसकी सुनवाई 2020 में हुई थी। 2020 के बाद आज हम लोग हैं 11 जुलाई 2023, यानी सीधे सीधे एक बड़े अंतराल 3 साल के बाद इसकी सुनवाई हुई। आप लोगों के मन में ये सवाल भी होगा कि आखिर इसकी सुनवाई 3 साल बाद क्यों हो रही है। 3 साल बाद इसलिए हो रही है मित्रों, कुछ कटु शक्ति है जो आप लोग जानते भी हैं, लेकिन विश्लेषण में उस कटु शक्ति को लाना भी आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट को जिम्मेवारियां तो काफ़ी दी गई हैं और सुप्रीम कोर्ट एक उस संस्था के रूप में है जो संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करे, और आज़ादी के बाद से सुप्रीम कोर्ट इस भूमिका में काफ़ी सफल भी रहा है मित्रों। लेकिन कभी कभी अपवादजनक परिस्थितियां रही हैं। हम लोगों ने यह भी चीज़ देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गोगोई रिटायर होते हैं और रिटायर करने के बाद, वो रिटायरमेंट लेने के बाद वो राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं। 2020 में जस्टिस गोगोई चीफ जस्टिस थे और जस्टिस गोगोई की तरफ से उसमें कुछ तर्क रखे गए थे कि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि जहाँ पे इस मामले की सुनवाई हो सके, डिजिटली सुनवाई हो सके, तमाम कई तरह के। और अब आप सोच के देखिए कि ये तर्क कितना मजबूत है। आप जो हमारे श्रोता हैं, पाठक हैं, दर्शक हैं, आप लोग बड़ी सुधी जन हैं, तो इसमें कितना दम है। उन्होंने कई तरह के इस तरह से कुछ तर्क दिए थे उस समय। मोटे तौर पे मित्रों हम लोग जानते हैं कि आज जस्टिस चंद्रचूड़ हैं जो ना पक्ष ना विपक्ष संविधान के मूल्यों की बात करते हैं। उस समय की स्थिति क्या रही, हम लोग देखा कि जस्टिस गोगोई को लेके जो तमाम स्थितियां बनी, उन्होंने एक तरह से इस मामले को टालने का प्रयास किया। जस्टिस गोगोई ने टाला और जस्टिस चंद्रचूड़ ने टाला नहीं, बल्कि जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य भूमिका होती है कि अगर कोई संविधान संशोधन हुआ है तो वह संविधान संशोधन उचित है या अनुचित है, उसके संवैधानिकता का वो परीक्षण कर रहे हैं। तो हम लोगों ने देखा है ये चीज़। अब मैं इसको इसलिए खुल के कह रहा हूँ आपके सामने में कि जस्टिस गोगोई ने क्यों टाला। वो चाहते तो वो भी निर्णय दे सकते थे, लेकिन कई सारे जजेज ऐसे होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट से रिटायरमेंट के बाद राज्यपाल का पद लेना चाहते हैं, राज्यसभा की सदस्यता लेना चाहते हैं। और जस्टिस गोगोई तो अभी इस समय राज्यसभा के सदस्य हैं ही, हम लोग जानते हैं। उसमें तर्क दिया गया था मित्रों सरकार के तरफ से, जब काफ़ी ज़्यादा आलोचना हुई थी जस्टिस गोगोई की, कि जस्टिस गोगोई जो है कि वो उनको क्यों नहीं राज्यसभा का सदस्य बनना चाहिए। वो राज्यसभा में जो है कि जुडिशियल फैटर्निटी की बात करेंगे, वो राज्यसभा में बताएंगे कि न्यायिक इंफ्रास्ट्रक्चर इस देश में किस तरह से कमज़ोर है, उससे संबंधित बातों को रखेंगे। लेकिन और खुद जस्टिस गोगोई के भी उस समय के तमाम इंटरव्यूओं को देख लीजिए आप लोग, उन्होंने भी यही दावे किए थे कि वो संसद का हिस्सा इसलिए बनना चाहते हैं, वो राज्यसभा के सदस्य इसलिए बनना चाहते हैं कि वो वहाँ पे न्यायपालिका के समस्याओं को रखेंगे, न्यायपालिका को और कैसे मजबूत बनाया जाए, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे मजबूत बनाया जाए, इन सब चीज़ों को वो रखेंगे। लेकिन आप में से कोई भी व्यक्ति, राज्यसभा में सब कुछ ऑन रिकॉर्डेड है, देख सकते हैं कि जब से वो सदस्य बने हैं राज्यसभा के पूर्व चीफ जस्टिस, उन्होंने इस प्रकार के किसी मामले को राज्यसभा में नहीं उठाया है मित्रों। और यहाँ तक कि जब केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में कोलिजियम को लेकर एक तनाव की स्थिति बनी थी, जिसमें कानून मंत्री किरण रिजिजू जी थे और उनको हटना भी पड़ा था उस पद से, उस तनाव के स्थितियों के बीच में भी राज्यसभा से जस्टिस गोगोई की कोई आवाज़ देश ने नहीं सुनी थी। स्पष्ट है कि वो एक बहानेबाजी की स्थितियाँ थीं और उस समय के चीफ जस्टिस गोगोई ने इस मामले को टालना चाहा और वो मामला टला। वर्तमान चीफ जस्टिस इस मामले को लेकर स्थिति बिल्कुल न्याय पूर्ण ढंग से स्पष्ट कर देना चाहते हैं और उन्होंने इस मामले को लिया। अब मित्रों सवाल होता है कि आज जब 11 जुलाई को एक संविधान पीठ, 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट इस बारे में सुनवाई कर रही थी, तो फिर अचानक से केंद्र सरकार की नींद कहाँ से खुली। केंद्र सरकार ने एक हलफनामा कल दायर कर दिया, और जो मैंने पहले बताया कि वो हलफनामा एक तरह से हलफनामा कम और सरकार की प्रशंसा पत्र वो ज़्यादा था। जब हम हर कोई जान रहा है कि संविधान पीठ का गठन होता है संविधान के छोटे छोटे बुनियादी तत्वों का विश्लेषण करने के लिए, तो फिर आपको ये विकास गाथा बताने की क्या ज़रूरत थी कि 370 को हटाना बहुत ही क्रांतिकारी फैसला था, वहाँ आतंकवाद समाप्त हुआ। और मित्रों अगर उसमें भी देखें तो उस हलफनामे में भी बहुत तरह के विरोधाभास हैं। हालांकि वो हलफनामा अब केवल मीडिया विमर्श का हिस्सा ही बन के रह जाएगा,
लेकिन उस हलफनामा में कुछ जो बड़ी चीज़ें कही गई, जरा उसे भी सुनेंगे तो बड़ा ही रोचक मामला था मित्रों। उसमें प्रथम दृष्टिया केंद्र सरकार ने यह तर्क दिया कि 5 अगस्त 2019 के बाद वहाँ पे आतंकवाद का जो एक इकोसिस्टम बना हुआ था वो ध्वस्त हुआ, चूँकि 2018 और उससे पहले जो स्थितियाँ थी बड़ी ही विकट परिस्थिति थी और वहाँ पे आतंकवादी घटनाएं बड़ी धड़ल्ले से घट जाती थी। मित्रों, सवाल तो ये भी उठता है कि उस समय जिस सरकार पे आप ये आरोप लगा रहे हैं उस सरकार में तो आप सहभागी थे, यानी जब आपने मलाई खा रहे थे तब क्या ये चीज़ें आपको नहीं दिख रही थी? तो सत्ता के भागीदार के रूप में ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन जब सरकार से आप हट गए और आज जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने जा रहा है कि 370 रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, फिर आपकी नींदें खुल रही हैं। उसमें दूसरा तर्क मित्रों ये दिया गया है कि उसमें पत्थरबाजी की रिकॉर्ड तोड़ घटनाएं हो रही थी। तो पत्थरबाजी की जब रिकॉर्ड तोड़ घटना महबूबा मुफ्ती सरकार में हो रही थी तो फिर उस सरकार को लगातार 3 साल तक आपका समर्थन प्राप्त कैसे था? ये सवाल उठ रहे हैं। न्यायपालिका ने तो नहीं उठाया, चूंकि न्यायपालिका संवैधानिक पक्ष पे करेगी, लेकिन जब ये प्रशंसा हो रहा है तो ये सवाल भी खड़े होंगे। उसमें जानते हैं मित्रों क्या कहा गया है? उस हलफनामा में ये कहा गया है कि उसमें भर्ती बड़ी ज़बरदस्त स्तर पे होती थी आतंकवादियों की। अब तो वहाँ पे नॉमिनल 12-13 आतंकवादियों की भर्ती हो रही है। अगर आपको इतने, आपके पास इतने एग्जैक्ट आंकड़े हैं 12-13, जैसे कोई स्कूल में भर्तियाँ हो रही हैं, एडमिशन हो रही हैं, तो काफ़ी हास्यास्पद किस्म की चीज़ें, अगर इतनी एक्यूरेट जानकारी है तो फिर आप 12-13 भर्तियाँ भी बंद कर दीजिए। तो ये सब चीज़ें थी, लेकिन इस प्रकार की चीज़ों का अपने प्रशंसा का कि अब वहाँ पे विकास काफ़ी ज़बरदस्त हो गया। क्या वहाँ के विकास के मामले को किसी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी? क्या वहाँ पे आतंकवादी घटनाओं के मामले को किसी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी? मूलतः केंद्र सरकार क्या चाह रही थी? केंद्र सरकार ये चाह रही थी कि सुप्रीम कोर्ट की जो संविधान पीठ है उसे बेवकूफ़ बना दें। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ संवैधानिक व्याख्या ना करके उसकी इस रूप में व्याख्या करे कि ये तो बड़ा क्रांतिकारी फैसला है और इस क्रांतिकारी फैसले ने जम्मू कश्मीर की नीति और नियति बदल दी, इस रूप में इसकी व्याख्या की जाए, और जिसे जस्टिस चंद्रचूड़ ने प्रथम दृष्टिया ही खारिज कर दिया। कोई मतलब ही नहीं बचा। इसलिए मित्रों मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जस्टिस चंद्रचूड़ के पहले ही सुनवाई में केंद्र सरकार को एक बड़ा सा झटका लग गया है। अब मित्रों थोड़ा सा इसके पृष्ठभूमि में अगर हम लोग जाएं, काफ़ी रोचक पृष्ठभूमि है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि महबूबा मुफ्ती के साथ केंद्र जम्मू कश्मीर में जो सरकार में शामिल थी भारतीय जनता पार्टी, आज हलफनामा में उसी सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार, उसी सरकार के ऊपर आतंकवाद को पोषित करने का आरोप लग रहे हैं। तो वो पोषित के आरोप तो उन्हीं के ऊपर लग ही रहे हैं, लेकिन कई और बड़े इंटरेस्टिंग मामले हैं कि किस तरह से 370 को हटाने की पृष्ठभूमि तैयार की गई। देखिए, और उसमें कितने बड़े बड़े लूप हॉल्स थे, उसके ऊपर भी चर्चा करनी बड़ी आवश्यक होती है। 19 जून 2018 जब पीडीपी गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी अलग हो गई, तब वहाँ पे राज्यपाल शासन लगाया गया मित्रों। और राज्यपाल शासन में बिल्कुल होशो हवास में इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ पे अनुच्छेद 370 था, और अनुच्छेद 370 को वहाँ पे उसके अंतर्गत राष्ट्रपति शासन का प्रावधान जम्मू कश्मीर में नहीं था। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लगाया जाता था, तो राज्यपाल शासन लगा दिया गया। लेकिन फिर उसके बाद एक तरह से 21 नवंबर 2018 राज्यपाल, पूर्व राज्यपाल जम्मू कश्मीर सतपाल मलिक, जो आजकल बड़ा चर्चा में होते हैं, उन्होंने 21 नवंबर 2018 को वहाँ के विधानसभा को भंग कर दिया। मित्रों जानते हैं क्यों विधानसभा को भंग किया गया था? क्योंकि अब ऐसी परिस्थिति बन रही थी, वहाँ पे बन चुकी थी, मैं कहूँ अगर, कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी ये लोग मिल के सरकार बना रहे थे। इसकी जानकारी केंद्र सरकार को हो गई थी, और जब इन लोगों ने सरकार बनाने के लिए दावेदारी वहाँ पे प्रस्तुत करने का प्रयास किया, क्योंकि वहाँ पे एक तरह से पूरी तरह से जब ये प्रयास हुए तो पूर्व राज्यपाल मलिक ने उस समय कहा था कि भाई उनके फैक्स मशीन ही खराब थे, मतलब राजभवन का फैक्स मशीन खराब था। यानी वहाँ के पार्टियों को वैकल्पिक सरकार बनाने का मौका ना देते हुए, और क्या आरोप लगाया गया? खरीद फरोख्त की स्थितियाँ हैं। आप हास्यास्पद स्थिति तो यह है मित्रों, भारतीय जनता पार्टी, जो कि आप लोगों ने अभी खुलेआम देखा कि प्रधानमंत्री 27 जून को कहते हैं कि वो जो सबसे करप्ट पार्टी है एनसीपी को किसी रूप में बर्दाश्त नहीं करेंगे। एनसीपी को उन्होंने, प्रधानमंत्री ने कहा था नेचुरली करप्ट पार्टी 27 जून को, और 2 जुलाई को जो उसके मुख्य अभियुक्त थे अजीत पवार, उसको मंत्रिमंडल में शामिल करा लिया। ये भारतीय जनता पार्टी ने उस समय दावा किया कि वहाँ पे खरीद फरोख्त की स्थिति बनने वाली है। हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए विधानसभा को भंग किया गया। चलिए, विधानसभा भी भंग हो गई,
लेकिन इन सब चीज़ों के पीछे मुख्य कारण ये था कि अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए जो तमाम जो अनुच्छेद 370 के अंदर प्रावधान थे, उसमें प्रावधान ये था, अगर हम लोग अनुच्छेद 370 को देखें तो अनुच्छेद 370 का एक है अनुच्छेद 370(3) और अनुच्छेद 370(1), अगर इन दो खंडों को लें, अनुच्छेद 370(1) के विभिन्न प्रावधान ये कहते हैं कि वहाँ पे कुछ चीज़ आपको अगर परिवर्तन करना है तो एक तो राज्य सरकार की सहमति लेनी होगी। तो इन्होंने एक तो जो वैकल्पिक राज्य सरकार बनने वाली थी उसको पहले ही हटा दिया। दूसरा कि वहाँ पे कई मामलों में जो है कि विधानसभा की अनुमति लेने की स्थिति बनती, अगर मोटे तौर पे मान के चलें, क्योंकि अनुच्छेद 370(3) के में ही इस चीज़ का विस्तृत प्रावधान एक तरह से अनुच्छेद में है, पहले से ही दिया हुआ था कि आपको अगर वहाँ पे कुछ इसमें परिवर्तन करना है 370 में, तो इसके लिए संविधान सभा से अनुमति लेनी पड़ेगी। मित्रों, हम लोग जानते हैं कि संविधान सभा तो आज के समय में जम्मू कश्मीर में था नहीं, विधानसभा थी। तो ऐसे स्थिति में एक ये स्थिति बन सकती थी संवैधानिक व्याख्या के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में कि चलो संविधान सभा नहीं है तो विधानसभा से अनुमति ले लो। और विधानसभा भी चूंकि अब इसलिए विधानसभा से अनुमति की स्थिति ना हो वहाँ पे, इसलिए विधानसभा को भी डिसॉल्व कर दिया गया। और अब विधानसभा को डिसॉल्व करके अब वहाँ पे राज्य सरकार नहीं रही तो वो अनुमति देने की जिम्मेवारी किसने ले ली? राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने। यानी आप सोच के देखिए कि मूल संविधान में प्रावधान था संविधान सभा का, और संविधान सभा के स्थान पे एक तरह से अनुमति देने का काम गवर्नर ने कर लिया। यही पूरा मामला है जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। मित्रों, इसके ऊपर तो हम लोग आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है, केंद्र सरकार नहीं चाहती थी कि संविधान पीठ इन संवैधानिक जो जटिलता है 370 उसके भीतर के जो विभिन्न पहलू हैं उसके ऊपर चर्चा करे सुप्रीम कोर्ट। केंद्र सरकार ये चाहती थी कि जो एक हलफनामा उन्होंने 10 जुलाई को दायर किया था, उनके उस प्रशंसा पत्र के आधार पर सुप्रीम कोर्ट निर्णय कर दी, और जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पलक झपकते ही आज सुबह सुबह खारिज कर दिया। अभी तो इस पूरे मामले का आगाज हुआ है। मित्रों, इसको लेके आगे भी जो तमाम तरह की चीज़ें होंगी उसको लेके हम लोग विस्तृत तौर पे अलग अलग इसके तमाम प्रावधानों को लेकर व्याख्या करेंगे सुप्रीम कोर्ट में जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ेंगे। लेकिन ये कहा जा सकता है कि आगाज के अंतर्गत ही, प्रथम दिन की सुनवाई के अंतर्गत ही केंद्र सरकार के हलफनामे को जिस तरह से खारिज किया गया, वो केंद्र सरकार को एक बहुत बड़ा झटका है। वो नमस्कार मित्रों।